अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पार्ट 2 की। और आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी हुई कि आप लोग इतना वेट कर रहे थे वीडियो का। चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। और आपको मैं जो है वो कंटेंट से ही ये वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि आप तमाम तो लोगों को पता है कि अगर हम जो है इस वीडियो में आपको पता है 108 मॉड्यूल हैं। अगर 108 मॉड्यूल की बात की जाएगी तो वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाएगा, फिर आप लोग बिल्कुल बोरिंग हो जाएंगे और आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। तो मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, वो बता दूंगा। आपने क्या करना है, आपने इन इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स को सुन लेना है। अब इनको सुनने का तरीका क्या है, आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मैंने अपने चैनल पे जो है वो अपने लेक्चर अपलोड किए हुए, बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने चैनल पे जो है वो लेक्चर्स बनाए हुए थे। तो इनशाला होपफुली आप वो सुनेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये जो आपके लिए बनाऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जो है वो कंटेंट होगा जो आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो मेरी आप तमाम तर लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इसके अलावा प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला आपका है जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर का आपको इंट्रोडक्शन बता रहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने कंप्यूटर की कुछ एप्लीकेशंस को याद रखना, लाइक हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। बड़ा इजी पेपर आता है, आपने ये चीज़ देख के कंफ्यूज नहीं होना कि शायद पेपर इजी नहीं आता। पेपर जो होता है बड़ा आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है। तो इसकी आपने याद रखनी है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे बताएगा कि जो है क्या होते हैं आपके हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके आगे कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, जिसके अंदर ये बैंक्स आ जाता है, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, आप कहाँ पर काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये तमाम तक चीज़ें आपसे जो है पूछी जा सकती हैं आपके पेपर में। जिस तरह से ये आती कैसे हैं कि बैंक के अंदर कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है, तो आपको पता है सारा जो बैंक का रिकॉर्ड होता है वो कंप्यूटर के अंदर ही पड़ा हुआ होता है। तो इस तरह की फॉर्म में आपके पास जो डेटा है, आपसे पेपर्स की जो शक्ल है या क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा जा सकता है। तो बस आपने इतनी सी चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि हमने इसको इस तरह से रीड करना है कि हमने जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको सेल्फ राइटिंग में भी लिख सकें। फिर कुछ लोकल मार्केट जॉब्स हैं जो आपको यहाँ पे बता रहा है कि कंप्यूटर की जॉब कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होती है। तो ये आपसे वैसे पेपर में इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ इसके आपको एप्लीकेशन आ सकते हैं। आपने दो तीन सिर्फ नाम याद रखने हैं कि जॉब्स आपको कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होती हैं। आप सिर्फ एक लाइन लिखते हैं कि ऐसी आज के ज़माने में कोई जगह भी मौजूद नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर की जॉब अवेलेबल ना हो। उसके आगे इंटरनेशनल जॉब मार्केट है, और उसके आगे आप कह रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो इसको छोड़ दें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे क्विज पे है तो सर्च इंजन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद करना है। हिस्ट्री का कंप्यूटर को छोड़ दें। डेटा स्टोरेज आपने याद करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने याद करना है, नेटवर्किंग आपने याद करना है। नेटवर्किंग जो है आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा जा सकता है। लॉन्ग में ये इस तरह आता है कि आपके पास तीन इसने चीज़ों को शेयर किया होगा, लैन को, मैन को और वैन को। होती क्या है, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि आप इसके अंदर जो है अगर आपने स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे बात करनी है तो आप स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे रहकर बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्शन आपकी हो जाती है। दूसरा जो है मैन, मैन का मतलब ये होता है कि आपने अगर एक बिल्डिंग को किसी बिल्डिंग के साथ जोड़ना है, यानी कि अगर एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड है तो वो आपकी मैन होती है। जबकि तीसरी आपके पास आती है जी वैन। तो वैन का अच्छा सॉरी वैन जो मैन है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आपको एक सिटी को दूसरी सिटी के साथ जोड़ता है। जो वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब ये होता है कि एक सिटी या एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जोड़ना। जिस तरह पाकिस्तान को अगर आपने इंग्लैंड से जोड़ना है तो आपको इसके लिए वाइड एरिया नेटवर्क चाहिए, तो वहां पर आपका वैन जो है वो इस्तेमाल या यूटिलाइज होता है। उसके आगे बेसिक डेफिनेशन और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपसे मिड में भी पूछी जाएगी, दैट इज द अलॉग्रिथम। अलॉग्रिथम क्या होता है, अलॉग्रिथम का मतलब होता है कि आपने कोई सेट ऑफ स्टेप्स को परफॉर्म करना है। लाइक आपने चाय बनानी है तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आप फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम ऑन करने के बाद आप मुख्तलिफ तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपका सारा डेटा है, इसको फिलहाल आप स्किप करें, नेक्स्ट पे आए। अच्छा ये आपने याद रखना है सीएस के इम्पैक्ट क्या होते हैं सोसाइटी पे, तो ये सारी आपने सिर्फ शॉर्ट फॉर्मिंग में याद रखनी है, बाकी आपको कोई चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके आगे क्यूरी क्या होती है, ये आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है जी। क्यूरी क्या होती है, आप गूगल अपना ओपन करें, गूगल ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने कुछ ओपन होता है। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सर्च गूगल और टाइप URL। तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ सर्च करते हैं वो आपकी क्यूरी कहलाती है। तो आपने अपने वर्डिंग में इतना सा लिखना है कि वी हैव सर्च द डेटा ऑन द सर्च बार या सर्च इंजन दैट्स एक्चुअली ये बेसिकली कॉल्ड द क्यूरी।
उसके आगे गूगल कैसे काम करता है ये आपने होपफुली इसमें देखा होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों की फॉर्म में। और हम गूगल पे कैसे चीज़ों को सर्च करते हैं ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। फिर यूज़ क्या होता है जी माइक्रोफोन का, ये मैं आपको साथ साथ जो है वो क्लियर करता जाता हूँ। जो चीज़ मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ वो आपने लेक्चर से लाजमी सुननी है, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो माइक्रोफोन का यूज़ क्या होता है? माइक्रोफोन का यूज़ होता है ये आपकी आवाज़ को जो है वो आगे सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। फ्लिप अ कॉइन इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको फिलहाल छोड़ दें। इसके अलावा क्यूरी फॉर्मेशन यानी क्यूरी बनती कैसी है? कोई भी आप चीज़ जो है ना लिखते हैं ना, जिस तरह से CS101 मिड टर्म प्रिपरेशन पार्ट 2, आपने ये वर्ड लिखे हैं CS101 मिड टर्म प्रिपरेशन पार्ट 2, तो बेसिकली दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर क्यूरी। ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपकी क्यूरी होती है। फिर कैपिटलाइजेशन होता है। कैपिटलाइजेशन किसको कहते हैं? तो कैपिटलाइजेशन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में जो है ये पूछा जा सकता है, इसको आपने याद रखना है। ये आपसे डेफिनेशन की फॉर्म में पूछ सकता है। होती क्या है मैं आपको एक दफ़ा ये दिखा देता हूँ जी। कैपिटलाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, गूगल डज नॉट वर्क डिस्टिंग्विश द कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। यानी कि जो आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं और जो छोटे लेटर्स होते हैं उसको गूगल क्या करता है, उसको यानी कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। जिस तरह आप यहाँ पे देखें इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस, तो आप दोनों गूगल पे सर्च करें, दोनों पे आप जो रिजल्ट पाएंगे वो आपका एक जैसा ही रिजल्ट होगा, एक जैसा ही आपको नतीजा मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड योर कैपिटलाइजेशन। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके आगे हम मूव करते हैं तो आपको क्या कह रहे हैं आगे के सर्चिंग टास्क क्या होते हैं, यानी वेदर सर्च आप कर सकते हैं गूगल पे। आप इनफैक्ट आज के ज़माने में हर किस्म का डेटा गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फिर सोशल मीडिया की सर्च आप कर सकते हैं, जिस तरह फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर्स हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं। दीज आर कॉल्ड द सर्च ऑन द सोशल मीडिया वेबसाइट या सोशल मीडिया ऐप या एप्लीकेशन हम इसको कहते हैं। फिर आप प्राइस को भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि इस सारे मॉड्यूल का मतलब सिर्फ इतना सा कि आप जो है वो क्या क्या सर्च कर सकते हैं। तो आप ना सब कुछ जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके हैशटैग्स आ जाते हैं, आपकी क्यूरीज आ जाती हैं। आपका आपने अगर किसी पाकिस्तानी जो है वो प्राइस में कन्वर्ट करना है डॉलर की फॉर्म में, या डॉलर को आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना गूगल पे, वो कर सकते हैं। आप गूगल पे वेदर को चेक कर सकते हैं। आप हर तरह का काम जो है वो कर सकते हैं। मॉड्यूल जो 6 है ये भी आपको इसी से जो है रिलेटेड बता रहे हैं। हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बुलियन ऑपरेटर्स को याद रखिएगा, बुलियन ऑपरेटर्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों यहाँ से आता होता है। जिस इसके अंदर ट्रुथ टेबल आ सकता है कि आपने ट्रुथ टेबल को कैसे बनाना है। तो ये चीज़ें आपकी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से इम्पोर्टेंट है। उसके आगे कुछ आपको वेबसाइट्स के बारे में बता रहा है कि आपने सर्च करना है कुछ रिलेटेड वेबसाइट्स, तो ये आपके पेपर में पूछा जाता है। कैश वर्जन किसे कहते हैं? बेसिकली कैश एक मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करने में बेसिक किरदार जो है वो अदा कर रही होती है। सर्च ऑपरेटर आपका सारा आ गया। तो स्टैक ऑपरेटर आपने याद रखना है, मैप ऑपरेटर आपने याद रखना है, मूवी और इसको छोड़ दें, कंपेयर फूड इसको भी स्किप कर दें। हाँ, इमेज सर्च को आप याद रखिएगा, आप गूगल पे इमेज को भी सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च करेंगे? डेफिनेटली आपकी क्यूरी लिखेंगे और आपकी इमेज जो है वो सर्च में आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने मॉड्यूल्स को आपने पढ़ना खुद से है। मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताना है। आप सिर्फ 2.5 से 3 घंटे दें, इंशाल्लाह आपके तमाम तर जो सिलेबस है ना मेरी वीडियो से कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद इन टाइटल और आल टाइटल में फ़र्क क्या है ये आपने याद रखना है। क्या फ़र्क है मैं आपको बेसिक एक दफ़ा यहाँ पे बता देता हूँ। उस पे जाके जो ऑपरेटर आपका ये देखें, ये इन टाइटल है जी। आप जो टाइटल के अंदर चीज़ें लिखते हैं, ये कॉमास के अंदर आप जो चीज़ लिख रहे हैं ना, ये आपका इन टाइटल है। और ऑल टाइटल या ऑल इन टाइटल का मतलब ये होता है कि आपने ऑल इन टाइटल को किसी भी कॉमास के अंदर नहीं लिखा है। जिस तरह यहाँ पे देखें कोई कॉमा ये आपको नज़र आ रही होगी, मैं इसको एक दफ़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें तो ये कॉमास की फॉर्म में यहाँ पे किसी तरह का कॉमा नहीं है। तो इनके अंदर दोनों के अंदर आपने बेसिक फ़र्क को याद रखना है। ये बेसिक फ़र्क आपको इस तरह क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इन टाइटल एंड ऑल इन टाइटल। तो ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे 3 नंबर या 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसको आपने इस फॉर्म में याद रखना है। फिर इन यूआरएल है और इन टेक्स्ट, ये तमाम ये सारे आपने डिफरेंस की फॉर्म में याद रखने हैं। तो ये डिफरेंस की फॉर्म में आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसके आगे देखें तो क्या कह रहा है जी, आपको अवॉइड एड, अपने ऐड से अवॉइड करें। ये इसका मतलब ये होता है कि आपके कुछ इस तरह के अननेसेसरी एड्स होते हैं जिसको आप ओपन तो कर लेते हैं, उस ऐड के अंदर वायरस होता है और वायरस फिर आपके कंप्यूटर को डिटेक्ट करना शुरू कर देता है। और ये कुछ वही है। आप वायरस की डेफिनेशन याद रखिएगा और सिक्योरिटी जिसमें एंटी वायरस है, ये दोनों डेफिनेशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों डेफिनेशन आपसे पूछी जाती हैं आपके पेपर के अंदर। और ये एक और बात मैं स्टूडेंट्स आपको डिक्लेयर कर दूं, ये जो आपको वीडियो मेरी मिल रही है ना, इससे पहले यानी आप लोगों से पहले आज तक किसी ने भी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस मिड टर्म में कोई पेपर नहीं दिया। ग्रैंड क्विज़ेस होते थे, उसके अंदर एमसीक्यूज पूछे जाते थे, जो कि पार्ट 1 में मैंने आपको बड़ी डिटेल से करवाए हुए हैं।
तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप लोग पहले स्टूडेंट्स होंगे या आप लोग पहले वो लोग होंगे जिन लोगों ने अपना डेटा या जिन लोगों ने जो है मिड टर्म में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर। उसके आगे मॉड्यूल 10 में आपका अबैकस कैसे काम करता था, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी गेयर्स की टेक्नोलॉजी, इसका एमसीक्यूज भी मैंने अपने पार्ट 1 में जो है वो आपको डिटेल से करवाया था कि गेयर्स में आपने क्या था कि आपके पास ऐसी मशीन थी, यानी ऐसा पहला कंप्यूटर इजाद किया था साइंटिस्ट ने जो आपको मल्टीप्लाई, ऐड, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करके दे सकता था। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ गेयर्स। वो गेयर्स को जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता था। और ये सारी इसकी जो आपने वर्किंग है इसको याद रखना है। बिट्स क्या होती हैं? 0 1 की फॉर्म में जो आपका डेटा होता है वो आपकी बिट्स होती हैं। ये भी आपके लिए जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको भी बस आपने इस शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड में एक दफ़ा जो है वो बिठा लेना है। हाँ, ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको कह रहा था कि ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि एंड बुलियन ऑपरेटर क्या होता है, और बुलियन ऑपरेटर्स क्या होता है, और एग्स और बुलियन ऑपरेटर्स क्या होता है। तो एंड का मतलब होता है कि इसमें आपको दोनों आउटपुट्स जो हैं उनका ट्रू होना लाजमी होता है। और के अंदर दोनों में से अगर एक भी आउटपुट आपका ट्रू है ना, यानी अब ये आपने याद रखना है कि 0 और 1 को मैं आपके लिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ। थोड़ी सी वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन होपफुली आप इसको बड़ा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो एंड ऑपरेटर होता है, एक मिनट वेट कीजिएगा प्लीज़। ओके, यहाँ पे चेक करें तो आपके पास जो एंड ऑपरेटर होता है इसमें जो 1 होता है ना, ये आपका ट्रू की फॉर्म में आपको मिलता है, और जो 0 होता है ये आपका फॉल्स की फॉर्म में आपको मिलता है। T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। तो यहाँ पर आपके पास दोनों 1 1 होंगे तो आपका एंड ऑपरेटर ठीक होगा, यानी आपका आंसर 1 1 1 आ जाएगा। यानी कि 1 1 आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आपके पास एक आंसर आ गया ट्रू। और में अगर आपके पास एक भी ट्रू है, यानी 0 1 की फॉर्म में भी है, तब भी आपका आंसर जो है वो ट्रू ही आएगा, उसका जो है वो 0 नहीं आएगा। और जो एक्स और होता है इसका मतलब होता है नॉट ऑपरेटर, यानी कि और के साथ आप एन का साइन या नॉट का साइन आप जो है वो यूटिलाइज करते हैं। नहीं समझ आया तो आप लोग जो है वो लेक्चर डिटेल से जाके लें, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे सारी जो है वो समझ आ जाएगी। बहरहाल जी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और ये आएगा भी आपको, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पिछली दफ़ा आया था या आ सकता है। मैंने अभी आपको बताया आप लोग वो लोग होंगे जो लोग पहली दफ़ा पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, पहली दफ़ा पेपर में जाके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। उसके आगे नॉट ऑपरेशन क्या होता है? नॉट ऑपरेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है, उसके पीछे अगर नॉट लगाए तो इसका मतलब नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू का मतलब होगा फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। फिर बोलियन ऑपरेशन की एग्जांपल्स हैं, इसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है। हेक्साडेसिमल नोटेशन में आप कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आपका आता है पेपर में, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस पूरे मॉड्यूल को आपने याद रखना है। मॉड्यूल नंबर 14 में चेक करें तो मेन मेमोरी क्या होती है, और इसके अंदर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। और आगे रैम की कुछ टाइप्स भी हैं जिसके SD रैम है और D रैम है, तो इनका डिफरेंस आपने जो है वो अपने माइंड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन रखना है। ये आपके पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है। और एक और बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी का मतलब होता है रैम, और जो स्टोरेज होती है उसका मतलब होता है रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका MCQs आ सकता है, और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम आपका जो डेटा है वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी तौर पे स्टोर करती है, जबकि जो रोम होती है वो आपका डेटा परमानेंटली तौर पे स्टोर कर सकती है। तो ये सारी टाइप्स इसने आपको इस चीज़ की बता दी है। तकरीबन आप कह सकते हैं मॉड्यूल नंबर जो 14 है वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। उसके आगे मैग्नेटिक सिस्टम, ये सारी रैम रोम की दोबारा आपको बातें करें, जिसके अंदर कुछ सीक टाइम आ जाता है, रोटेशन डिले आ जाता है, आपका एक्सेस टाइम आता है, और आपका ट्रांसफर रेट आता है। अब ट्रांसफर रेट और एक्सेस टाइम और ये डिले वगैरह से क्या मुराद है, आप इसको इस तरह या इस फॉर्म में आप ले सकते हैं कि आपके पास जो डेटा है ना, अगर आपने उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप उसके लिए जो ट्रांसफर रेट होता है जिसे हम नेटवर्किंग का नाम देते हैं, उसको या उस कैटेगरी को, उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। तो मॉड्यूल नंबर जो 15 है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके आगे कम्पैक्ट डिस्क, ये आपका पेपर में पूछा जाता है जी, और ये आता भी है क्योंकि ये आपके फाइनल में रिपीट हुआ था। फाइनल में आपका जो पेपर होता है वो 20% आता है, तो 20% के मुताबिक या तो आपका एक शॉर्ट आ सकता है, या आपके 4 5 या 2 3 जो MCQs हैं वो आपके फाइनल में आ सकते हैं। तो कम्पैक्ट डिस्क हम CD को कहते हैं, इसके अंदर आपके मुख्तलिफ किस्म के सेक्टर्स बने हुए होते हैं, और वहाँ पे आप अपना डेटा जो है वो फिर रीड कर रहे होते हैं। DVD में आपने फ़र्क याद रखना है, ये मॉड्यूल नंबर 16 जो है इसको आपने नहीं छोड़ना, ये पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लैश ड्राइव्स का मतलब क्या होता है, ये USBs होती हैं जिनमें आप अपना डेटा को सेंड करते हैं। आपको पता होगा USB का क्या कंट्रोल है। हाँ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। SSD में और जो आपकी हार्ड डिस्क है उसमें अंदर फ़र्क क्या होता है।
जो SSD होती है ये आपकी ज़्यादा फास्टर होती है अदर देन दैट ऑफ हार्ड डिस्क। इसीलिए आजकल के जो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं वो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको SSD में ज़्यादा मिलते हैं। फिर आप अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ये भी आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। रिप्रेजेंटिंग अ कोड, आपने अपने कोड को रिप्रेजेंट कैसे करना है, बाइनरी फॉर्म में। इसके अलावा आस्की कोड क्या होता है, आस्की कोड की टेक्निक्स क्या होती हैं, यूनिकोड क्या होता है और UTF, ये आपने सारी डेफिनेशंस को अपने माइंड में रखना है। ये सारी डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। ये भी आपका सारा वो जो आप प्रीवियस जो मॉड्यूल है ना उसी से सारा रिलेटेड करता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। पिक्सल, पिक्सल का मतलब होता है कि जो डॉट होता है पिक्चर को जो शो करता है। फिर आप इसको इनकोड कैसे करेंगे, इसको आपने जो थ्योरी है बस पढ़ लेना है। आपकी जो थ्योरी है उसके अंदर से MCQs आ सकते हैं शॉर्ट लॉन्ग के क्वेश्चन की फॉर्म में, यहाँ पे कुछ नहीं रिपीट हो सकता। RGB वाला जो MCQs है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे MCQs की फॉर्म में बार बार पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने MCQs की फॉर्म में जो है वो याद रखना है कि RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू। अगर आपने पार्ट 1 देखा है उसके अंदर MCQs आया हुआ भी था। उसके आगे छोड़ दें फिलहाल, इतना स्किप नहीं जो है वो नहीं है। साउंड एम्पलीट्यूड देखिए, साउंड एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपका साउंड कैसे जो है वो, या एम्पलीट्यूड जो साउंड है एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे मूव करता है, बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। तो कहने का मतलब है जो मॉड्यूल में आप पढ़ेंगे ना उसके अंदर आप देखेंगे कि आपका जो साउंड होता है वो कंप्यूटर के अंदर जाके बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बाइनरी फॉर्म का मतलब होता है 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जब आप उसे दोबारा सुनते हैं तो वो आपके लिए दोबारा एनालॉग सिस्टम में या एनालॉग साउंड में कन्वर्ट करवा दिया जाता है। उसके आगे इसको छोड़ दें, MIDA को ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बाइनरी नोटेशन में पावर मेथड क्या होता है, ये आपका प्रैक्टिकल काम है, ये आपका आता है पेपर के अंदर। और बाइनरी एडिशन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा पेपर में। स्पेशली जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो आपसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो बाइनरी एडिशन आपने कैसे करनी है मैं आपको एक यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इससे समझ में आ जाएगा कि बाइनरी एडिशन हम करते कैसे हैं। ये 1 मिनट ओपन हो जाए फिर मैं आपको जो है वो करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका जो है वो आया हुआ भी था। इससे आपका जो आपकी असाइनमेंट है उसके अंदर भी इन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने उसके अंदर भी जो है आपको समझाया था। तो ये देखिए आपके पास दो नंबर हैं 1011, आपने 1010 को जो है वो प्लस करना है। कोई भी नंबर आपको देंगे और आपको कहेंगे कि आप इसको प्लस करें। अब यहाँ पे प्लस करने का तरीका ये है कि देखिए 10, तो ये तो आपको सामने आ गया 1। अब ये जो 1 है ना इसका मतलब है 2, और बाइनरी के अंदर सिर्फ दो नंबर होते हैं 1 और 0। इसका मतलब है आप इस 2 को कन्वर्ट कर लें बाइनरी के अंदर, तो वो 2 1s are 2 और पीछे क्या बच गया 0। इसका मतलब है कि 2 का कोड क्या होगा 10। तो ये वाला जो 0 है ये हम यहाँ पर नीचे रखेंगे और ये वाला जो 1 बच गया ये ऊपर कैरी चला जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0 यानी 0 + 1 ये आपका दोबारा 1 आ गया, और 1 दोबारा 2, दिस विल बी इक्वल टू 1 और 0। तो ये आपने बाइनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकली काम है, मैंने अपने लेक्चर में भी करवाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं सुने तो ज़रूर सुनिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो इस तरह से आप बाइनरी को ऐड कर सकते हैं। फिर रेडिक्स पॉइंट किसे कहते हैं, हम पॉइंट को कहते हैं जो मैथमेटिकल जो है ना मैथ्स की लैंग्वेज में उसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको पॉइंट का नाम जो है वो दिया जाता है। कुछ इसकी एग्जाम्पल होंगी जो आप होपफुली जो अपना मॉड्यूल है वहाँ से देख लेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन को हम फाइंड कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल काम मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। पहले सबसे पहले आपको 1 कॉम्प्लीमेंट जो ऑपरेशन है उसको कॉल करना पड़ता है या उसको सॉल्व करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपके पास नंबर है 10, आपने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को यूटिलाइज करना है। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 आ जाएगा, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्ट लेना, आपने उससे उल्ट कर दिया। अब आपने टूज कॉम्प्लीमेंट को कैसे यूज करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट में जो आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है उसमें 1 को ऐड कर देना है। अब देखिए 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 1 2 यानी कि 0 यहाँ पे और 1 आपका कैरी चला गया। 2 का जो बाइनरी कोड है वो 1 0 होता है ना, तो 1 और 0 ये आपका 1 आ गया। तो ये आपके पास जो है क्या हो जाएगा, ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इस नंबर का, जो कि उसी के बराबर है। इस केस में अमूमन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, लेकिन समटाइम ऐसे भी होता है कि आपका जो नंबर होता है टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसी के बराबर जो है वो आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है मॉड्यूल्स हैं, इनको आपने याद रखना है। मैं अब आपको इतना डिटेल से जो है वो नहीं बताऊंगा, वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा। मैं अब आपको सिंपल मॉड्यूल्स बता दूंगा जो इन मॉड्यूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने उनको अच्छी तरह से देख लेना है। कुछ आपका एक्सेस नोटेशन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल। फ्लोट पॉइंट नोटेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रंकेशन एरर क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है कि ट्रंकेशन एरर कहाँ पर जनरेट होता है। ट्रंकेशन एरर वहाँ पर जनरेट होता है जहाँ पर आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं बाइनरी फॉर्म में आगे पीछे हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं।
उसके आगे डेटा को कंपैरिजन जो है वो डेटा कंपैरिजन टेक्निक्स को देख लीजिएगा। ये भी आपके लिए जो है पेपर में शॉर्ट फॉर्म या उसकी फॉर्म में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ये आपका कंप्रेस आप अपने इमेज को कैसे करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से आप जो है वो अपने डेटा को कंप्रेस करते हैं। यानी कि कंप्रेसिंग से मुराद है कि आपका डेटा ज़्यादा अमाउंट में आपके पास होता है। 1 जीबी की मिसाल के तौर पे आपके पास कोई इमेज है 1 जीबी की, अब आपने अगर उसको कंप्रेस करना है तो वो 500 एमबीज की रह जाएगी, तो हमने डेटा को कंप्रेस कर लिया। इसी तरह आपका जो ऑडियो वीडियो उसमें भी डेटा कंप्रेस होता है। सीपीयू बेसिक्स को याद रखिएगा, स्टोर प्रोग्राम ये भी ठीक है, आ सकता है पेपर में। सीपीयू का आर्किटेक्चर भी आपने एक दफ़ा देख लेना है। इसके अलावा मशीन इंस्ट्रक्शन कैटेगरी फिलहाल इसको स्किप कर दें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये आपका इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल ऑपरेटर ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। और रोल ऑफ कंट्रोलर ठीक है, इसको स्किप कर दें। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आप प्लस माइनस के जो ऑपरेटर्स हैं इनको आपने एक दफ़ा देखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके आगे देखें तो आपको यहाँ पर पैरेलल जो कम्युनिकेशन है और जो सीरियल कम्युनिकेशन है इनके अंदर फ़र्क पूछा जा सकता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर पाइपलाइन याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री को छोड़ दें, बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपने जो है वो सिर्फ पढ़ने हैं एमसीक्यूज़ के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मुझे नहीं लगता इसके अंदर किससे कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आ भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर जो सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन है ये आ सकता है आपके लिए कि आपने डिफरेंस बताना होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर और इसके अलावा जो आपके पास दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर आपने डिफरेंस बताना है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो किसी ना किसी ऐप को रन करता है, और जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर विंडोज़ आ जाती हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद आ जाता है। फिर कंपोनेंट्स को इसकी एक दफ़ा पढ़ लें, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पावर और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ये इतना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये डेडलॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको पढ़ लें। कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी है इनसाइड आउटसाइड, ये वायरसेस से जो रिलेटेड डेटा होता है ये आपके पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा। प्रोटोकॉल्स ये मैंने आपको जो बताया था ना लैन वैन और मैन वीडियो के शुरू में, तो ये वो आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 59, और ये आपने याद रखते हैं। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है ना 80% 90% चांस यही है कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से या तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं ये मैंने आपको बताए हैं, कंपोनेंट्स 1 और कंपोनेंट 2 ये वाले, या तो आपका यहाँ से आ सकता है, या इसके अलावा जो आपका डेटा पूछा जा सकता है वो आपका ये जो लैन मैन और वैन का बेसिक डिफरेंस है वो पूछा आपसे जा सकता है। उसके आगे कुछ आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, बस आपने इसको एक दफ़ा एमसीक्यूज़ की रीड आउट से पढ़ना है। एमसीक्यूज़ के आपने जो है वो अपने माइंड में रखना है, यहाँ से एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। ईमेल सिस्टम आपका इंपॉर्टेंट है, ईमेल सिस्टम आपसे पूछा जाएगा। वीओआईपी भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसका मतलब वॉइड ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और ये आपका एमसीक्यूज़ भी आया हुआ था, इसको याद रखिएगा। उसके आगे वर्ल्ड वाइड वेब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये आगे जाके फाइनल में भी बहुत दफ़ा पूछा गया, तो वर्ल्ड वाइड वेब आपने अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ से आपके जो एमसीक्यूज होते हैं और आपके जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब से ही पूछे जाते हैं। वेब इम्प्लीमेंटेशन, HTML, HTML ये सारा मैंने आपको ना अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, मॉड्यूल्स में बताया हुआ है, तो मैं अब आपको यहाँ पर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। आप मेरे मॉड्यूल्स को जाके सुने, इंशाल्लाह आपको बहुत सारा जो है वो फ़ायदा वहाँ से मिल जाएगा। क्लाइंट और सर्वर मॉडल का जो नेटवर्क होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। उसके आगे जो इंटरनेट सॉफ्टवेयर है ना ये तीनों आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। TCP IP क्या होता है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है, और ये आपसे फाइनल में पूछा भी गया था कि व्हाट इज़ द TCP IP। तो TCP IP का मतलब होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके ज़रिए से आपकी जो नेटवर्किंग जो कम्युनिकेशन होती है ना, आपकी जो बात एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, जिस तरह आप व्हाट्सएप पे देख लें, आपका जो वॉइस मैसेज है या जो आपका राइटिंग टेक्स्ट मैसेज है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है, तो ये आपके पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं। फिर उसके बाद कुछ इनक्रप्शन या इनकरप्शन, ये आपके पास एक टेक्निक है, ये भी आपसे डिफाइन की फॉर्म में पूछी जा सकती है, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद ये वाले जो मॉड्यूल्स हैं इनको आपने ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। ये वो मॉड्यूल्स हैं जिनसे 110% चांस है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन और आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपके कुछ अलॉग्रिथम्स हैं। अलॉग्रिथम किसे कहते हैं, हम सेट ऑफ स्टेप्स को, यानी कि आपने अगर कोई कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखना है उसके लिए आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो रूल्स आपको वो बताते हैं जो कि जिन्होंने डेवलपिंग की होती है, जिनकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिन्होंने क्रिएट किया होता है, तो उनको आपने याद रखना है। कुछ प्रिमिटिव्स हैं, इनको याद रखना है। सूडो कोड का आपका लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। सूडो कोड क्या होता है, वाइल स्ट्रक्चर, फंक्शन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाती है, इसको आपने याद रखना है। इसके अलावा गेटिंग योर डोर, इसको छोड़ दें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इस यहाँ तक कोई MCQs वगैरह आता है। हाँ, अलॉग्रिथम की स्ट्रेटजीज को याद रखिएगा। लूप को भी याद रखिएगा। लूप का काम क्या होता है मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ
लूप का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो अपनी चीज़ों को रिपीट करना है। यानी कि आप इसको इस तरह समझ लें या आप इसको इस तरह से कह लें कि आपके पास अगर आपने 1000 दफ़ा वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन को प्रिंट करना है, तो क्या आप 1000 दफ़ा वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन लिखेंगे तो ये आपके लिए बड़ा टाइम टेकिंग है, आप थक जाएँगे लिख-लिख के, टाइपिंग कर-कर के आप थक जाएँगे। तो आप क्या करेंगे, आप वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन को अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, एक लूप लगा देंगे। लूप एक बेसिकली वो उस चीज़ का नाम है जो आपकी चीज़ों को बार-बार रिपीट करवाती है, आपसे पूछ के हाँ भी कितनी दफ़ा रिपीट करवाना है। तो आपकी जो लूप है 1 सेकंड के अंदर उसको 1000 दफ़ा आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगी। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इसको भी याद रखिएगा। उसके आगे आपका कुछ लूप एग्जीक्यूशन है, ये आप वही सारा डेटा जो मैंने आपको बता दिया, कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो डेटा है ये आपसे पूछा जाता है और ये सारे आपके जो मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर 108 मॉड्यूल तक आपका जो डेटा है या आपकी जो सिलेबस है वो आ सकता है। 108 मॉड्यूल में कुछ आपकी सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। मैं डायरेक्टली इस पे जा रहा हूँ, तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पर आपने जो है ना सिर्फ इतना सा ही आपके पास है, बस आपने इसको इस पॉइंट में याद रखना है कि यहाँ से आपके एमसीक्यू ज़्यादा पूछे जाएंगे। जो आपका टेक्निकल काम होता है वहाँ पे आपके एमसीक्यू जो हैं वो आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो होपफुली जी ये जो सारे जो मैंने आपको बताए हैं आप इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे। ये देखें, ये आपके पास जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना है, यहाँ से आपके एमसीक्यू ज़्यादा आ सकते हैं। और एक और बात ये मेरे सामने आ गया, ये जो एन टाइप टेक्निक है ना, एन यूनिकास्ट और ये जो पी यूनिकास्ट है, इसको आपने याद रखना है। ये आपके मॉड्यूल नंबर 69 के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये दोनों को आपने याद रखना है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में डिक्लेयर करता चलूँ, इसी वीडियो में बताता चलूँ। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लेक्चर लाजमी लें, क्योंकि आप लोग अभी बिल्कुल इनिशियलाइजेशन पर हैं, आपको नहीं पता कि आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर अटेम्प्ट करने की वीडियो भी मैंने आपको बना के दी हुई है इंशाल्लाह, उसका लिंक भी आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। बाकी जो चीज़ें आपको बताएंगे इंशाल्लाह आप ऐसे प्रिपेयर कर लें अपने आप को, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हो जाएगा और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ तक ही आपकी वीडियो थी, होपफुली आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपका वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।